तो वो काम ही क्या जो मजबूत खंबे को पकड़ के किया जाए। हमने आपसे कहा ना कि हम बॉर्डर के उस क्षेत्र पे हैं जहाँ पे विकास अभी होना शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं, राजनीतिक विरासत की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, विरासत अगर होती राजनीति में तो आप अच्छे से जान रहे होते कि आज कांग्रेस के मुखिया की क्या हालत होती। तो विरासत राजनीति में दी नहीं जा सकती, चाहे वो कोई कितनी भी कोशिश कर ले। टिकैत जैसे लोग हमारे यहाँ किसान नहीं होते। किसान वो होता है जो अपने खेतों में उस अनाज को पैदा करता है, उसको जानता है कि उसको कैसे उसको संभालना है, रखना है। तो जब विपक्षी इस तरह का कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए बैठा हो, हम तो ये जान के चल रहे हैं कि हम अपनों के बीच में जा रहे हैं। हमारे ये किसान भाई हैं, उनका हमें सुनना है, उनकी हमें समस्याओं का निवारण करना तो हमारा अधिकार है। हाँ, हमारा अधिकार है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि विपक्षी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय आतंक फैलाना। हमारी सरकार से ज़्यादा शिक्षा के बारे में कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा आप देखिए कि जहाँ पे हर तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को लेके हम लोग आए। देखिए, शुरुआत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हम लाएं और ईंट रख दें और कह दें ये हमने कर दिया। ऐसे तो देखा जाए तो मंदिर कब से चला आ रहा था, लेकिन बनाया तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने है ना। सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा हमारी विधानसभा में सड़क, दूसरा मुद्दा आएगा हमारी विधानसभा में स्वास्थ्य, फिर आएगा आपका शिक्षा, फिर आएगी आपकी सुरक्षा और फिर होगा क्षेत्र का विकास। डॉक्टर संध्या मिश्रा यहाँ विधानसभा की तैयारी कर रही हैं और उनसे सीधे बात करेंगे, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज हम पहली बार इस विधानसभा में किसी भाजपा नेत्री से बात कर रहे हैं। सभी पार्टियों से हमने बात की, तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल पर हम। धन्यवाद अनुराग जी। सीधा प्रश्न, एक महिला होने के नाते राजनीति में आना कितना कठिन है? राजनीति में महिला होने के नाते आना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि जब आप अपने क्षेत्र के चीज़ों को देखते हैं, जब उसके विकास के बारे में सोचते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और हर व्यक्ति जो ईमानदारी से, कर्मठता से, योग्यता से इस क्षेत्र का विकास कर सके, उसको आना चाहिए। अच्छा, आप इसके पहले भी जो है 2 चुनाव में, जैसे हमको पता चला, जो जानकारी हमें मिली कि पिताजी के चुनाव में आप पीछे से रहकर काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण रोल योगदान दिया, तो फिर ये दिमाग में आपके कैसे आया कि इस राजनीति को अब आपको करना चाहिए? मैं 2002 से मैंने जो अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया, तो हमारा एक बूथ अध्यक्ष के उससे शुरू किया। उसके बाद हम लोग चुनाव लड़े और हमारे पिताजी फाजिल नगर विधानसभा से विधायक रहे हैं। उसके बाद हमें एक बार कुशीनगर भी भेज दिया गया पार्टी के द्वारा, कि वहाँ से भी हमने चुनाव लड़ा। और जब हमारा परिसीमन में कट के आने की वजह से तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र हो गया, तब हमने जब 2017 में जब यहाँ पे हमने देखा और यहाँ पे कन्विंसिंग की, जब हम लोगों के बीच गए, तो हमने देखा कि हमारा क्षेत्र बॉर्डर पे है, जिस क्षेत्र को सबसे मजबूत होना चाहिए, आज वो क्षेत्र हमारा, जैसा आप पहले भी बोल चुके हैं कि अंडर डेवलप है, तो वो बहुत ही अविकसित है। तो वहाँ देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे आके इन लोगों से मिल के इस क्षेत्र का विकास किया जाए, और इस क्षेत्र के विकास को ही करने के लिए हमें यहाँ आने का हमने सोचा। अच्छा, आप किसी और क्षेत्र को भी चुन सकते थे, क्योंकि जो है मजबूती स्तर पे देखा जाए तो बीजेपी यहाँ काफ़ी जो है कमज़ोर दिखाई पड़ती है ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि 10 सालों में जो है अजय कुमार लल्लू ने जो लोगों के बीच में जो पहचान बनाई है, उसके वजह से बीजेपी को थोड़ी कठिनाई होगी वहाँ से लगाने में। तो वो काम ही क्या जो मजबूत खंबे को पकड़ के किया जाए। हमने आपसे कहा ना कि हम बॉर्डर के उस क्षेत्र पे हैं जहाँ पे विकास अभी होना शुरू भी नहीं हुआ है। तो जब हम इस जगह से विकास करेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे जो बॉर्डर पे है, तो अपने आप बाकी चीज़ जगह हमारा हर जगह मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर, आप चिकित्सा के क्षेत्र में रही हैं जी। काफ़ी, उसमें आपने जो है नेम फेम भी पाया होगा। फिर राजनीति को करते हुए आपके दिमाग में ऐसा क्या था कि मतलब इस काम को आप पॉलिटिकली करेक्ट कर सकती हैं? देखिए, पॉलिटिकली इस काम को करेक्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि जनता के बीच में रहना, हम डॉक्टर एज अ डॉक्टर जब हम रहते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, अपना इलाज है, अपनी चीज़ें हैं, उसको बताते हैं। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें लोगों के पास जाना है, उनकी समस्याओं को देखना है, समझना है और तब उसको दूर करना है। तो यही मेन मकसद था कि मैं अपने प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही, दी जा रही उन नीतियों को जो यहाँ पूरी तरह से नहीं हो पा रही हैं, उसको इस क्षेत्र में आऊँ और अच्छे से उसको यहाँ लागू करवाऊँ। क्योंकि आपके पिताजी जो है काफ़ी समय से बीजेपी में हैं, राजनीति में हैं, तो कभी घर में ऐसे बैठे बैठे बात होती होगी कि जो है इस राजनीतिक विरासत को कौन आगे लेके जाएगा, इस वजह से आपने उसको सही किया?
नहीं, राजनीतिक विरासत की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, विरासत अगर होती राजनीति में तो आप अच्छे से जान रहे होते कि आज कांग्रेस के मुखिया की क्या हालत होती। तो विरासत राजनीति में दी नहीं जा सकती, चाहे वो कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अगर आप में योग्यता नहीं है, कर्मठता नहीं है, जनता के प्रति लगाव और प्यार नहीं है, तो आप पे वो थोपा नहीं जा सकता। फिर भी कभी बैठे हुए परिवार में पिताजी से बात करते हुए दिमाग में आया कि इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा काम अगर करने को मिलता तो मैं ऐसे कर देती? हाँ, इस चीज़ को जैसे जब भी मैं आई 2017 में चुनाव हम लोग हार गए, उसके बाद जब मैं बैठी मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में अभी जितना लोग ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि उनके अधिकार क्या है, उनको करना क्या है। तो जब इस तरह की बातें हुई तो हमारे पिताजी का बिल्कुल ये कहना था कि बेटा, इन चीज़ों को करने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। केवल सोच के बात करने से तो चीज़ें होंगी नहीं। तो वो चीज़ मुझे उनकी काफ़ी लगी कि सुख सुविधाओं को जो छोड़ने की उन्होंने समय बात कही। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ, और सौभाग्य कहिए या जैसा भी आप कह सकते हैं, ससुराल में भी मैं इकलौती ही हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस नीति को बना रखा हो कि मुझे आना पड़े और इस चीज़ को करना पड़े। तो उस दिन से मैंने निश्चय अपने मन में किया और फिर मैंने बात किया कि मैं आऊँगी। पिताजी ने हमारी ये बात कही कि देखो, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये ऐसी पार्टी नहीं है कि जो कहीं से भी आए और बाकी पार्टियों की तरह पैसा खर्च करे और अपना आ जाए और लड़े। उन्होंने कहा इसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ेगा। उस त्याग में आपको अपनी जॉब से लेके अपनी बाकी की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि एक के छोड़ने से अगर लाखों का कल्याण हो सकता है तो उसको छोड़ा जाए। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आप स्वयं लोगों के बीच में जाती हैं, मैं भी जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। लोगों ने कौन सी बात ऐसी कही जो आपको लगा कि वास्तव में ये चीज़ यहाँ छूट गई है, और यदि मैं यहाँ बनती हूँ तो इस काम को मैं यहाँ ठीक करूँगी? सबसे पहले हमारे विधानसभा में देखिए, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो सबसे मुख्य समस्याएं हैं, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन तीनों पे कुछ भी काम नहीं हुआ है पिछले 10 साल से। तो आज हमारी जनता बल्कि इन चीज़ों को बोलते हुए वो बोलती है सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो अब क्या ना आप आए हैं। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। सुरक्षा की बात कर रही हैं तो सुरक्षा प्रशासन तो आपके सरकार के हाथ में है। मैं बिल्कुल, प्रशासन हमारे हाथ, बिल्कुल हमारे हम लोग जितना संभव है हमारी सरकार के द्वारा जितनी हो सकती है चीज़ों को करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मुखिया जब तक वो अगर मजबूत ना हो, वही इधर उधर भागा फिरे, तो क्या वहाँ पे सुरक्षा होगी? जो हमारी सरकार कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को करती है। लेकिन अब जहाँ बात आ जाती है विधायक की, वो किसी भी मुद्दे पे कहीं भी कुछ भी किसी के भी खिलाफ करना है, वो अपना मौजूद पहुँच जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम जो चीज़ें करते हैं, सुरक्षा मेरा मतलब था जो आप है उस तरह की चीज़ों को लेके कि जो पुलिस है, प्रशासन है, तो जब विधायक ही वहाँ मौजूद हो जाएगा तो कैसे हम लोग उन चीज़ों को फाइट कर सकते हैं? जैसे विधायक पे आप प्रश्न उठा रही हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि लोगों ने बताया कि जो विधायक यहाँ पे स्टैंडिंग एमएलए हैं लज्जू कुमार लल्लू, उनकी लोकप्रियता जमीन स्तर पे बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। वो जो लोगों ने आपको बताया, मैंने आपसे पहले ही एक चीज़ कही, शिक्षा, जैसा मैंने पहले ही कहा, वो इतने जमीन पे हैं कि वो बस पैर पकड़ के ही बैठ जाते हैं। और उस पैर पकड़ने में जो हमारी इतनी भोली भाली जो हमारी जनता है, उसको ये लगता है कि अब इसने पैर पकड़ लिया, इसी को वोट दे दो। वो ये जान ही नहीं पाती कि हमारा अधिकार कहाँ है, हमें करना क्या है, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, जिसमें मजबूती स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जब इन चीज़ों की, जब ये जागरूकता जिस दिन हम ले आएंगे कि एक विधायक का काम पैर पकड़ना नहीं है, एक विधायक का काम छाती काटना नहीं है, एक विधायक का काम किसी दूसरे की टोकरी को 2 मिनट के लिए सर पे रख के फोटो खिंचाना नहीं है, उसका काम है कि उसकी टोकरी उसके सर को ऐसा मजबूत बनाए कि वो उसको लेके किसी अपने गाड़ी से, किसी दूसरी चीज़ से उसको ढो सके। पार्टी की नीतियों की वजह से समाज को जो है बहुत नुकसान पहुँचता है। कई बार ऐसी नीतियां बन जाती हैं जिससे जनता पे असर सीधा पड़ता है। बात हम कर रहे हैं महंगाई की, सवाल हमारा महंगाई पे है। महंगाई पे सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है? ठीक है, माना अभी इस समय महंगाई बढ़ी हुई है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी इस सरकार के ही टाइम में कोरोना जैसी महामारी से हम लोग जूझते हुए अभी यहाँ पे आए हैं। दूसरा, एक बारिश जो इतनी ज़्यादा हुई है इस बार की, काफ़ी फसल पे हमें असर पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस समय बंद हैं।
किसानों के खेतों में भी अभी थोड़ा सा एक जो है अभी ठीक से हमारा नहीं हो पाने की वजह से फसल की पैदावार, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी कहीं ना कहीं जो जीडीपी बढ़ रही है वो सारा इम्पैक्ट इस समय पड़ा है। लेकिन जितना भी हमारी सरकार इस चीज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि उनकी जो नीति है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय योगी जी की, कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम लोग वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर घर, चाहे वो जैसे भी हर उस कोने तक, जन धन योजना के तहत जो है उज्ज्वला योजना के तहत या अन्न वितरण। आपने उसी पर मैं रुकना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि सरकार को किसानों को जो है सरकार के जहाँ वो इग्नोर कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो इस समय किसान जो है मर रहा है, ऐसा मरना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि फसलें खराब हो चुकी, खेतों में सड़ चुकी हैं, गन्ना जो है पूरी तरह से सूख गया है। सरकार उसके दामों को बढ़ाने के बजाय अगर उस पर कुछ मुआवजा दे या फिर कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसकी वजह से उसको कुछ लाभ मिल जाए। तो जो किसान है, टिकैत जैसे लोग हमारे यहाँ किसान नहीं होते। किसान वो होता है जो अपने खेतों में उस अनाज को पैदा करता है, उसको जानता है कि उसको कैसे उसको संभालना है, रखना है। तो हमारे इस पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसान परेशान नहीं है। ये एक इस तरह का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि किसान ये कर रहा है, किसान वो कर रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रहा सवाल मुआवजा देने का या किसानों के साथ एक साथ होके उनको कुछ इस तरह की चीज़ मुआवजा उनको देने का कि वो ठीक से उन फसलों को करवा सकें, तो उसको बहुत जल्दी हमारी सरकार इन सब चीज़ों पे कर रही है और उसको बहुत जल्दी इन चीज़ों का ध्यान देगी। किसानों लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें तो लखीमपुर खीरी में जो एक हादसा या कांड हुआ उसे कह सकते हैं, जिसमें आपकी सरकार के जो है गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 2 किसानों को कुचल के उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखती हैं? हालांकि मैं जोड़ देता हूं इसमें फिर से कि उसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मार दिया गया। दोनों घटनाओं को जोड़ के आप किस तरह से देखती हैं और क्या लगता है आपको? ये बात कर रहे थे किसानों की, आपने लखीमपुर खीरी की बात की, वो एक बहुत ही दुखद घटना थी और उसका मुझे बेहद दुख है कि वो घटना एक ऐसी घटना हुई जो एक तरह से आपने देखा कि वहाँ किसानों की बात हो रही है और उसमें कई किसानों की जान भी गई। उसके लिए मुझे बेहद दुख है। लेकिन आप इस बात को सोच के देखिए और ज़रा देखिए कि जो वीडियो आपने भी देखे होंगे, हम लोगों ने भी देखे, कि जिसमें एक व्यक्ति जो अपने जीवन की भीख मांग रहा हो, उसको आप डंडे से मार मार के उसको वहीं पे सुला देते हैं, वहीं ख़त्म कर देते हैं। और आप कहते हैं कि हम वहाँ पे किसान हैं। किस बात के किसान हैं आप? कैसे किसान हैं आप? किसान अन्न उपजाता है, वो अन्न पैदा करता है, वो किसी की हत्या कभी नहीं कर सकता। और ऐसी उस व्यक्ति को, जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा होगा, हर फेसबुक, हर व्हाट्सएप पे वो आया। तो आखिर इतने किसान लखीमपुर खीरी जैसे संवेदनशील जगह जहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था, उनके हेलीपैड तक किसान पहुँच गए हजारों की संख्या में। आखिर लॉ एंड ऑर्डर तो आपके साथ है, आपके पास है। देखिए, हम लोग बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता होता कि जिस तरह से बहुत जगह होता है। आप ये जानते हैं कि हमारा देश जब गुलाम हुआ था तो जयचंद जैसे कई लोग थे, तो जब विपक्षी इस तरह का कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए बैठा हो, हम तो ये जान के चल रहे हैं कि हम अपनों के बीच में जा रहे हैं, हमारे ये किसान भाई हैं, उनका हमें सुनना है, उनकी हमें समस्याओं का निवारण करना तो हमारा अधिकार है। हाँ, हमारा अधिकार है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि विपक्षी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय आतंक फैलाना, क्यों? आज आप देख रहे हैं कि हमारी इस सरकार में आज इतने दिन हो गए, इतने साल बीतने जा रहे हैं, दोबारा सरकार हमारी बनने जा रही है, एक भी आप बता दें कि कहीं से किसी भी तरह का कोई आतंकवाद की कोई घटना आई हो, कहीं कोई इस तरह का विवाद आया हो। लेकिन चूंकि अब समय कम रह गया है, विपक्षियों के पास कोई दूसरा उपचार नहीं है, तो उन्हें इस बात को करना है, उन्हें इस तरह की प्रायोजित घटनाओं को करवाना है और हमारी सरकार को बदनाम करने का पूरा उनका जो है एक जो लक्ष्य है, जिसको वो करने की कोशिश कर रहे थे। और आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कितना निर्णय उस पर लिया गया कठोर कि नहीं, जो गलत है वो गलत है, और उसको वो उन्होंने कहा कि ये जांच होगी पूरी तरह से और इसमें जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया गया उनके पद से। देखिए, ये तो एक बड़ी ही अजीब सी बात है कि गलती जिसने किया हम उसकी बात करें। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है गृह राज्य मंत्री ने बोला था कि यदि उनका बेटा गिरफ्तार हुआ या दोषी पाया गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जी, जांच चल रही है और जिस दिन भी इस तरह का अगर कोई आता है निर्णय तो उस दिन उस काम को वो करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक और भी है महत्वपूर्ण, आपकी सरकार जो है 4.5 वर्ष का समय पूरा करने जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि बेरोजगारी,
जब बात बेरोजगारी की होती है तो सरकार उस पे जो है तमाम सारे इन बातों को कहना शुरू कर देती है कि बेरोजगारी का रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। तो आखिर कौन सी नौकरी जो है मोदी जी जो है 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे थे? उन्हें खुद से मजबूत बनाएंगे हम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर जगह हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, केवल सरकारी नौकरी देके तो हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। हम उस हर प्राइवेट क्षेत्र में हर जगह युवाओं को इतना काबिल उन लोगों के लिए हर जगह, चाहे वो फैक्ट्रीज खोली जाएं, चाहे वो किसी भी तरह के जो भी हमारे उपकरण बनाने की चीज़ें हो, उसको हम लोग करेंगे। और जितना भी संभव होगा हम लोग युवाओं के हाथ को मजबूत करेंगे और उनके लिए वो पूरी रोजगार की व्यवस्था करें। 2014 के चुनाव में मोदी जी कुशीनगर में आए और उन्होंने अपने रैली के संबोधन में ये बोला कि हमारी सरकार बनी तो 100 दिन के भीतर, 14 के चुनाव में 100 दिन के भीतर चीनी फैक्ट्री जो पटौना में बंद पड़ी है उसको चलवा देंगे। जनता ये इंतजार कर रही है, ये 100 दिन कब पूरा होगा? देखिए, उसको चूंकि हमारी जो पहले की जो विपक्षी सरकारें थी उन्होंने इस हद तक उसको बेच के इतना ज़्यादा, चूंकि आप जान रहे होंगे कि उसको इस कदर कर दिया था कि वो उस चलाने की हालत तक में नहीं पहुंच पाई। और जैसा कि हम आपसे बता रहे हैं कि भाई आने के बाद अभी हम लोग इस महामारी से जो गुजरे हैं, अभी कोरोना जैसी महामारी से, जिसमें तो चलती हुई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तो आप इंतज़ार करिए, 2022 आने दीजिए और वो ज़रूर चलेगी और बिल्कुल चलेगी, क्योंकि वो किसान से जुड़ी हुई हैं और वो अवश्य चलेंगी। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। स्वास्थ्य का जो सवाल करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ढीला नज़र आता है। पूरे हमने कोविड काल में देखा जिस तरह से जो फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट नज़र आई कि जो है ऑक्सीजन की कमी की हालत में, ये खुद देखा हम लोगों ने, ऑक्सीजन की कमी की हालत में, बेड न मिलने की हालत में तमाम सारे लोगों की मौत हो गई। अब इस बात को आप नकार नहीं सकती हैं, लेकिन सरकार इस पे जो है या तो चुप्पी साध लेती है या तो फिर कहती है कि जो है ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह की किसी भी हमारे कभी भी आप लोग के मीडिया वालों को जवाब देने में हमारी सरकार का कोई भी व्यक्ति कभी भी चुप्पी नहीं साधता और बिल्कुल हम लोग खुल के जवाब देते हैं। देखिए, जो इस तरह से कोई भी आपदा, कोई भी इस तरह की चीज़ अचानक से आ जाए जिसकी तैयारी आपको भी नहीं तो हमारी सरकार को कैसे होती, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी जो हमारी सरकारों ने, हमारे केंद्र में बैठे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में बैठे हमारे माननीय योगी जी ने जिस कर्मठता से, जिस योग्यता से और जिस तरह से इस चीज़ को संभाला, शायद इस चीज़ को कोई दूसरी सरकार नहीं संभाला। आने वाले समस्या के से जूझने के लिए कि या सरकार को उस तरह से टैकल नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उसको करना चाहिए। और आपको बताएं कि तीसरे फेज़ का हम लोग को ये आगाज़ था कि तीसरा फेज़ आने वाला है, उसके लिए हमारी सरकार ने इतनी पूरी तैयारी कर रखी थी और ईश्वर की कृपा देखिए कि कहीं ना कहीं हमारी उस पूरी तैयारी जो चारों तरफ से मजबूत थी कि अगर आता भी तो हम लोग कहीं किसी को कुछ नहीं होने देते। और जो है हमारा तीसरा फेज़ हम लोग का ईश्वर ने बचाया और वो नहीं आया। और अब स्वास्थ्य की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर हमारे माननीय योगी जी का पूरा ध्यान है और उस पर वो उसको हर तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 3 सवाल सिर्फ करूंगा। सड़क, शिक्षा और रोजगार, बीजेपी इसी मुद्दे पे आई थी, क्या लगता है आपको? आप खुल के बताइए, क्या प्रदेश में सरकार इस पे सफल हो पाई है? जी बिल्कुल सफल हो पाई है और पूरी तरह से सफल हो पाई है। सड़क जो कि माननीय अटल जी की एक जो कहें हम उनका एक सपना था, जिसको आज हम सब हाईवे पे चलते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो हाईवे कभी आप शहरों से गुजरा करते थे, सड़क देखने तक को नहीं मिलती थी, गड्ढों से निकला करते थे, आज वो पूरी तरह से हर जगह बनी हुई है, सड़क का जाल बिछा हुआ है। और अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में भी आप देखें तो योगी जी के नेतृत्व में वो पूरा का पूरा हर तरफ वो बनता जा रहा है। तो हमारी सरकार से ज़्यादा शिक्षा के बारे में कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा आप देखिए कि जहाँ पे हर तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को लेके हम लोग आए। मेडिकल कॉलेज जो कि आज आपके हर जिले में मौजूद है, 16 मेडिकल कॉलेज की, जबकि जो अभी हमारे यहाँ 20 तारीख को ही उद्घाटन होने जा रहा है एयरपोर्ट के साथ साथ कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का, देवरिया मेडिकल कॉलेज। और तो और आप देखिए गोरखपुर में जिस एम्स को में दिखाने के लिए आपको जाना पड़ता था, कहीं ना कहीं आप दिल्ली जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था। मैं बीच में रोक, सपा कहती है इस एम्स की शुरुआत सपा ने की, जमीन सपा ने दिया, गन्ना शोध केंद्र हुआ करता था उसको सपा ने दिया, इसकी शुरुआत ही सपा ने की थी। देखिए, शुरुआत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हम लाएं और ईंट रख दें और कह दें ये हमने कर दिया। ऐसे तो देखा जाए तो मंदिर कब से चला आ रहा था, लेकिन बनाया तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने है ना। तो शुरुआत करना आपने किया क्यों? कोर्ट का फैसला वो तो था, कोर्ट का फैसला था तो लाया भी तो गया, वो उस वक्त भी तो किया जा सकता था। देखिए, किया किसने ये महत्वपूर्ण है। और इस जो हमारी सरकार चल रही है, हमारी गवर्नमेंट चल रही है,
उसने जितना शिक्षा को ध्यान में रखा है, जिसने शिक्षा को पढ़ाया, और खास तौर से महिला सशक्तिकरण, आज समूह बना बना के जो महिलाओं को हर जगह जागरूक किया है, हर जगह उनको ये बताया है कि आपका भी अधिकार है, आप भी हर शिक्षा के क्षेत्र से लेके हर जगह आगे बढ़ सकती हैं। तो हमारी सरकार तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख रही है और कर रही है। कुशीनगर के आप तमकुहीराज विधानसभा से हैं, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, ये आप भी कह रही हैं। आपके तरफ से यदि आपको पार्टी मौका देती है, आप इस विधानसभा से चुनकर विधानसभा में जाती हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या पॉलिसी होगी, क्या नीति होगी? कैमरे के माध्यम से जनता सुन रही है आपको, आप स्पष्ट बताएं कि वो 5 मुद्दे कौन से होंगे जो आप सबसे पहले ठीक करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा हमारी विधानसभा में सड़क, दूसरा मुद्दा आएगा हमारी विधानसभा में स्वास्थ्य, फिर आएगा आपका शिक्षा, फिर आएगी आपकी सुरक्षा, और फिर होगा क्षेत्र का विकास। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम पॉइंट कर रहे हैं और सड़क पे भी, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे जरा मजबूती से बताइए कि किस किस चीज़ों पे क्या शिक्षा में क्या सुधार होगा। शिक्षा में हम अपने जो भी हमारे यहाँ स्कूल चल रहे हैं, उन स्कूलों में जो ड्रॉप आउट जो शब्द होता है कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे कि बच्चा हमारा क्यों नहीं वहाँ पहुँच पा रहा है, उसको हम जागरूक करेंगे। क्योंकि मैम इस क्षेत्र में जो है व्यावसायिक जैसे कॉलेज जैसे मतलब आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन जैसे इस तरह के जो जहाँ पढ़ाई हो सकती है मेडिकल की या इंजीनियरिंग की या फिर किसी कॉमर्शियल फील्ड की, उस तरह की इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं है इस क्षेत्र में। तो क्या आप उस क्षेत्र में भी काम करेंगी, पहला सवाल। और शिक्षा की स्वास्थ्य की बात करें तो हम देख रहे हैं कि CSC PSC के अलावा कोई बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं है, जो लोग का प्राइवेट हॉस्पिटल से ही लोगों का काम चल रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे यहाँ पे बने और उस क्षेत्र में भी हमारे इस विधानसभा में काम हो, और जिससे कि हमारे यहाँ के जो भी हम लोग ने पहले बात की युवाओं के रोजगार की, वो रोजगार यहाँ पे भी उनको दिए जा सकें। और हम इस तरह का बिल्कुल ये करेंगे कोशिश कि हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ थी तमकुहीराज विधानसभा से डॉक्टर संध्या मिश्रा, पेशे से चिकित्सक और तबीयत से समाज सेवी। समाज सेवा का अर्थ मैं इसलिए जोड़ देता हूं क्योंकि लोग कहते हैं राजनीति लोग समाज सेवा करने के लिए आते हैं, हालांकि बाद में उनका मिजाज क्या बदल जाता है ये तो जनता जानती है। खैर, हम लगातार हमसे बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ये विधानसभा से चुन के जाती हैं तो इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित तमाम सारे जो है वादे पूरे करेंगी, और इनके वादे हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हैं। हम हमसे फिर बात करेंगे चुनाव के जीतने के बाद। हमारी खबरें लगातार जारी हर विधानसभा में। मेरा नाम है अनुराग, शुक्रिया।